अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टोइकियोमेट्री हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस स्टोइकियोमेट्री के। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, विच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं हमें पता होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपकी जो है टेक्स्ट बुक पीटीबी की उसके पेज 60 के ऊपर जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बुक पर आप पेज 60 से ये आंसर कर सकते हैं, या फिर जो है ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये कंडीशंस जो है ये आपको पता होनी चाहिए। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यानी कि कोई भी रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में और प्रोडक्ट ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको एक्सेस में प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन, द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमन द करेक्ट मोल रेशियो अमंग द रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट्स एंड द बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो मोल रेशियो है रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, ठीक है, इनकी मोल रेशियो जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो मोल रेशियो हम फाइंड करते हैं। इज़ इट क्लियर जी। नेक्स्ट हम बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो है फोर्थ कंडीशन वो है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। उस इक्वेशन के लिए, उस रिएक्शन के लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में है या फिर रिवर्स रिएक्शन में है। ठीक है, उसके लिए जो है हमें डायरेक्शन को लाजमी शो करवाना है। इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एज सबस्क्रिप्ट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर सिम्बोलाइजेज एज सॉलिड एस, लिक्विड एल एंड जी फॉर गैसेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारे पास जो है मैटर की जो स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में, इक्वेशन लिखते हुए हमने उसके सबस्क्रिप्ट में लिक्विड के लिए स्मॉल एल लिखना है, सॉलिड के लिए स्मॉल एस लिखना है और गैसेस के लिए स्मॉल जी लिखना है ब्रैकेट्स में। क्लियर है स्टूडेंट। एक्वस के लिए हमने जो है ए क्यू लिख देना है जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अ केमिकल इक्वेशन ओनली बी रिटन इफ़ ऑल द मेंशन पॉइंट्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। एक केमिकल इक्वेशन हम तभी लिखेंगे जब ये सारे के सारे जो स्टेप्स हमने एक्सप्लेन किए हैं ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपको मैंने जो है स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया है। आपकी बुक का पेज है 57, उस पर आपको मिल जाएगा। बुक के पेज 58 पर, 59 पर, ठीक है, 57 और 58 और 59 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये मैं आपको मार्किंग करवा देता हूँ। तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा जी। ये स्टार्ट होता है एवोगैड्रो नंबर। फर्स्टली एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। पहले मैं एवोगैड्रो नंबर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको मार्क करना है। इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। यहाँ से लेकर आपने करना है इन ग्राम्स, यहाँ तक मार्क कर लेना। ये मैंने सॉफ्ट पेंसिल के साथ मार्क किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है, एवोगैड्रो एंड इटालियन साइंटिस्ट हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग वे। यहाँ से आपने यहाँ तक मॉलिक्यूल्स तक जो है मार्क कर लेना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोगैड्रो। नेक्स्ट पेज जो है 58 से आपने मार्क करना है, सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ से लेकर बीइंग फॉर्म्ड तक एवोगैड्रो नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट मोल की या मोलर मास की, मोल का आपने जो है 58 पेज आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का, एवोगैड्रो नंबर हैज़ एन इमेंस सिग्निफिकेंस, यहाँ से लेकर कॉल्ड अ मोल, यहाँ तक मोल की डेफिनेशन मार्क करेंगे। इसके बाद जो है आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं 59 पेज पर मोल की मिल जाएंगी। अ मोल ऑफ सब्सटेंस मीन्स इट्स 6.02 to
10⁻23 पार्टिकल्स विच कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये आपको सारा कर लेना है। इसके बाद मोल की 2-3 एग्जांपल और मेंशन कर दी गई हैं, ये आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेना है। तो ये जो है इजी आपको जो है आपकी बुक के पेज के ऊपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ मीथेन विद एक्सेस ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने फाइंड करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, यानी कि इस रिएक्शन को अगर करवाएं मीथेन को ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे। तो ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम फाइंड करने हैं। ग्राम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है वो है मोलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है, प्लस 4 करेंगे तो 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास लिखें तो वो आ जाएगा कार्बन का 12 और 32, 2 ऑक्सीजन के लिए 44 आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। हमने फाइंड करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स, तो मास ऑफ मीथेन कितना आ जाएगा हमारे पास 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम हमें गिवन है मास ऑफ मीथेन। पहले हम मोल्स निकाल लेंगे मीथेन के लिए। मीथेन के मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास हमारे पास 10 ग्राम है, मोलर मास ऑफ मीथेन है 16। 10 को 16 से डिवाइड करवाएंगे 0.623 मोल आ जाएंगे किसके, मीथेन के। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी इतने ही होंगे जितने मीथेन के मोल्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको इक्वेशन में गिवन है। ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 1 मोल है, इसके साथ कोई भी जो है कांस्टेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, क्योंकि मीथेन के भी 1 मोल हैं। जितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे उतने ही मीथेन के, और जितने मीथेन के आएंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के आ जाएंगे। क्लियर है जी। अगर हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए हैं तो हमारे पास यही फार्मूला आप देखें, हमने मास फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये मोलर मास उधर जाके हो जाएगा मोल्स के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये वाला मोलर मास उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.623 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44। तो 0.623 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 44 के साथ, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स आ जाएगा 27.4 ग्राम। इज इट क्लियर जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि कितने हमें कोल के मोल्स चाहिए, यानी कि कार्बन के कितने मोल्स हमें चाहिए, जबकि हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के 10 मोल्स बने। यानी कि 3 कार्बन के मोल्स थे, कार्बन के 3 मोल्स थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल बने। कार्बन के 3 मोल्स थे, कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स बने। हमें कितने मोल्स चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 10 मोल्स बन जाएं, कार्बन के मोल्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें, वी कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ कोल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें इक्वेशन से जाहिर हो रहा है कि 3 कार्बन के मोल थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 3 मोल्स बने थे। यानी कि ये सिचुएशन थी, 3 कार्बन और 3 ही प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बने। अगर 1 मोल हो हमारे पास कार्बन का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, तो 1 ही प्रोडक्ट में बनेगा। अगर 10 मोल्स हो किसके हैं, कार्बन के कितने मोल चाहिए, 10। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं तो 10 ही चाहिए, क्योंकि जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में हैं, हमें इक्वेशन से पता चल गया है। तो 10 मोल्स ऑफ कार्बन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन दिस रिएक्शन। तो ये इतना आपने सोल्व कर देना, ये आपका इजी जो है इसका सोल्यूशन है। इज इट क्लियर जी। न्यूमेरिकल नंबर 5 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच SO2, हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। हमें जो है कितना सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए ग्राम्स में 10 मोल्स ऑफ सल्फर, यानी कि मोल्स 10 मोल हों सल्फर के, ये बनाने के लिए कितना सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। देखें हमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड कितने ग्राम चाहिए ये फाइंड करना है 10 मोल्स सल्फर के बनाने के लिए। ये जो है यहाँ 10 आ जाए और कितने ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड हमें चाहिए ये फाइंड करना है। वी कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ सल्फर। पहले हमें मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल ने 3 मोल्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस किए। सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स, सल्फर के मोल्स, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ सल्फर। तो ये इससे हमें क्या पता चला
कि अगर हम जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो सल्फ़र के 3 मोल्स बनते हैं, तो सल्फ़र के कितने मोल्स होंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि इसका जो है 3 टाइम्स सल्फ़र डाइऑक्साइड का 3 टाइम्स जो है वो सल्फ़र के मोल्स बन रहे हैं। अगर सल्फ़र के मोल्स जो हमारे पास जो है 3 है तो इसके 1 मोल्स बन रहे हैं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो हैं कितने मोल्स होंगे सल्फ़र के 10 मोल्स के लिए। तो सल्फ़र के हमने 10 मोल्स ले लिए, 10 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 3 टाइम्स से तो 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, 3 से हम डिवाइड करवाएंगे तो 3.33 मोल्स आ जाएंगे किसके, सल्फ़र डाइऑक्साइड के। जब हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए तो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट ग्राम्स सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड के ग्राम्स फाइंड करने हैं, तो मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ सल्फ़र डिवाइडेड बाय 3। यानी कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने का मेथड बताया मैंने आपको, जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो 10 को हमने 3 से डिवाइड करवाना है, 3.33 मोल्स आ जाएंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड के। अगर हम बात करें मोलर मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, हमें अब फाइंड करना है मैस इन ग्राम सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है हमारे पास 64 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 32 किसका है, सल्फ़र का, 32 इन दोनों ऑक्सीजन का आ गया, तो 64 मॉलिक्यूलर मोलर मास आ जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड के। हमने फाइंड करना है मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स कितने आ गए, ये आ गए सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल्स, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 64, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये आ जाएगा मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन ग्राम्स 213.12 ग्राम, 213.12 ग्राम आ जाएंगे मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। इज इट क्लियर। तो यही स्टूडेंट हमने इक्वेशन में फाइंड करना था कि कितने ग्राम्स हमें चाहिए सल्फ़र डाइऑक्साइड के 10 मोल्स ऑफ सल्फ़र बनाने के लिए। 213.12 ग्राम, ठीक है, 213.12 ग्राम चाहिए हमें किसके लिए, 10 मोल बनाने के लिए सल्फ़र के। How much ammonia is needed in grams to produce 1 kg of यूरिया फर्टिलाइज़र। हमें कितना अमोनिया चाहिए, कितना अमोनिया हमें रिक्वायर है कि हम जो है 1 किलोग्राम जो है यूरिया प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो देखें दो अमोनिया इक्वेशन से, ये इक्वेशन हमें गिवन होगी। इक्वेशन में हमें क्या शो हो रहा है कि अमोनिया के 2 मोल्स हैं तो यूरिया का 1 मोल बन रहा है, ये यूरिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का हमारे पास होता है स्टूडेंट, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का होता है 14 + 3 आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो ये आ जाएगा 14 + 3 17 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास कितना आ जाएगा, 12 + 16 आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, 2 × 14 आ जाएगा, नाइट्रोजन ट्वाइस है तो हाइड्रोजन ट्वाइस के लिए आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल। हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमने फाइंड करना है मैस ऑफ, ठीक है, हमने फाइंड करना है 1 किलोग्राम यूरिया बनाने के लिए कितना अमोनिया चाहिए। तो अमोनिया का हमने मैस फाइंड करना है। मोल्स ऑफ यूरिया हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ यूरिया 1000 जो है ग्राम्स किसके हैं, मैस ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट मैस ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। मास कितना है यूरिया का, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 मोलर मास आ जाएगा, तो मोल्स आ जाएंगे यूरिया के 16.65। यानी कि अमोनिया के जो है 2 मोल्स थे तो यूरिया का 1 मोल बन रहा था। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है जो आंसर आएगा इसका 2 टाइम्स जो है अमोनिया बन जाएगा। यानी कि जो अमोनिया जो है यूरिया जितना आएगा उसके 2 टाइम बनेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन से शो हो रहा है 2 मोल्स अमोनिया के हैं 1 मोल यूरिया का। तो अगर यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं तो अमोनिया का इसका 2 टाइम हो जाएगा। यानी कि अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर हैं वो 33.3 मोल्स रिक्वायर हैं इतना मोल्स ऑफ यूरिया बनाने के लिए। हमने फाइंड करना है मैस ऑफ अमोनिया। ठीक है, इस मोल्स को अगर हम इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो है मैस ऑफ अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया मोल्स को मोलर मैस से, तो ये हमारे पास जो है 566.1 ग्राम आ जाएंगे किसके, अमोनिया के। 566.1 ग्राम ऑफ अमोनिया टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ यूरिया। यानी कि इतना अमोनिया हमें चाहिए 1 kg यूरिया प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, अब लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन के मास को मोलर मास से डिवाइड करवाया तो ये आ जाएंगे मोल्स।
अगर हम मोल्स को मल्टीप्लाई करवा दें एवोगैड्रो नंबर से तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 एटम्स हैं, तो 1 हाइड्रोजन के लिए इतने एटम्स आएंगे, तो 2 के लिए कितने आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो सिंपली नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे H2 में इतने और H में आ जाएंगे इतने। इज इट क्लियर? सेम इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है नाइट्रोजन के लिए आ जाएंगे 3.4, यहाँ पर हमें मोल्स दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे किसके लिए, N के लिए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स N2 के लिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे N2 के लिए 4.094 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। इज इट क्लियर जी? लास्ट पार्ट जो है लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन का वो है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि 10 ग्राम ऑफ C6H12O6 के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, मैस ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, मैस हमें गिवन है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे आएंगे, मैस अपॉन मोलर मैस, तो 10 को 180 से डिवाइड करवाएंगे 0.056 मोल आ जाएंगे किसके, ग्लूकोज के। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हमें पता है मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से जो है हम मोल्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्लूकोज के लिए 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 एटम्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लिए हमारे पास जो है इतने आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ग्लूकोज में देखें कितने एटम्स हैं, 6, 12, 18 और 6, 24। अब इस जो आंसर आएंगे नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें 24 के लिए, 24 के साथ इसलिए करवाना पड़ेगा ये 24 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स 24 के लिए हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 72 समथिंग आंसर जो आएगा वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा किसके लिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 4 के हो गए हैं कंप्लीट। अगर किसी को शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो वो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, ये जो आपको मेंशन हो रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि जो है मज़ीद न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर आप तक पहुँचते रहें।